तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। आप सभी का स्वागत है अरिविहान पर, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, वो सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। तो इसी सीरीज में, इसी वादे को पूरा करते हुए हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वो 200 प्लस क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में 1 मार्क के लिए आने वाले हैं, यानी उनको हम क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। और मैं इस वीडियो लेक्चर में वो 200 से ज्यादा प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बहुत जल्दी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और साथ में मेरे आप बहुत ही मजे से इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देखेंगे। पर हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही लंबा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 200 प्लस प्रश्नों की, तो उसमें आप ये अपेक्षा ना करें कि सर हमको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके उत्तरों को समझा दीजिए। इसके लिए हमने हमारे ऐप पर आपके लिए भरपूर मटेरियल ला दिया है, साथ ही साथ आपके लिए जो नोट्स है वो भी लाकर दे दिए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे एमपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 के अर्धवार्षिक परीक्षा के वो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली वीडियो की। हम यहां पर हर एक चैप्टर से वो महत्वपूर्ण और 1 मार्क प्रश्न देखने वाले हैं, 1 नंबर ये प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में या तो बार बार पूछे जाते हैं, या तो हमें ऐसा लगता है कि ये बार बार पूछे जाएंगे या आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चैप्टर हमारा बायोलॉजी का है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर से हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे कि हमारे सही विकल्प चुनिए वाले प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। और बेटा यहां पर जब मैं आपको लगभग 200 प्रश्न बताने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि हम केवल प्रश्न प्रश्न देखेंगे और सही उत्तर देखेंगे। इसके जो एक्सप्लेनेशन है, या तो आप हमारे अरिविहान के लेक्चर्स देख करके आप उनको देख सकते हैं, या तो और बहुत प्यारी एक चीज है अरिविहान में, जो है हमारे अरिविहान का एक नया चैटबॉट, जिसपे आप इन प्रश्नों को बोल करके या लिख करके अगर उससे क्वेश्चन करेंगे तो इसका सही जवाब बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप जल्दी से अरिविहान पर चले जाइएगा और वहां पर हमारे जो चैटबॉट है उनसे जाकर के ये प्रश्न पूछ लीजिएगा और आपको बेहतरीन सोल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले सही विकल्प की। दिया गया है पादपों में एपोमिक्सिस का क्या अर्थ होता है। अब एपोमिक्सिस की बात की जाए तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या होगा भैया, जिसमें युग्मकों के संलयन के बिना क्या होगा, कार्य होगा, इसीलिए हमने क्या बोला, इसको एपोमिक्सिस बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। तो जब बात आ जाती है द्विनिषेचन की तो क्या बनता है भैया, हमारा भ्रूणपोष बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। नर युग्मक का भ्रूणपोष के द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन एक प्रक्रिया है। अभी हमने क्या बात करी पिछले प्रश्न में कि भ्रूणपोष जो बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है नर युग्मक का भ्रूणपोष के द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयन होना। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, इस प्रक्रिया को कहा जाता है द्विनिषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 4 की। टेपिटम किसका भाग है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, पर जब बात की जाए टेपिटम की तो टेपिटम के साथ में हम पढ़ते आ रहे हैं कि भैया टेपिटम वो अंग होता है या वो परत होती है जो नए जो पराग कण है, विकासशील पराग कण जो है उनको पोषण देने का कार्य करती है। तो ये कहां पर पाई जाएगी, पराग कोश भित्ति पर पाई जाएगी, क्योंकि पराग कोश के अंदर ही जो नए विकासशील जो पराग कण होंगे वो
आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पौधे में निषेचन के लिए जल आवश्यक नहीं होता? अगर बात की जाए जल आवश्यक नहीं होता है कि, तो वेलिसिनेरिया क्या है भैया? वेलिसिनेरिया एक जलीय पौधा है, इसीलिए इसमें जल की तो आवश्यकता होनी ही होनी है। उसके बाद बात अगर की जाए फ्यूनेरिया और फर्न की, तो ये दोनों पौधे भी ऐसे हैं जिनको जल की आवश्यकता होनी ही होनी है। अब बचता है एक हमारा ऑप्शन बी, पाइसम सेटाइवम, यानी इसको हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? मटर का पौधा। और इसको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है जल की, किसके लिए? निषेचन के लिए। इसलिए ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अब आगे और प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है परागकण का बाह्य आवरण, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्साइन भी कहते हैं, किसके द्वारा बना होता है? तो बार बार हमने ये पढ़ा है कि जो पराग कण होता है उसका जो बाह्य आवरण होता है वो किसका बना होता है? वो होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है कि भ्रूणपोष सामान्यतः होता है। अब बात की जा रही है भ्रूणपोष की। अब भ्रूणपोष बनता कैसे है? द्विनिषेचन की क्रिया से। अब द्विनिषेचन की क्रिया में क्या होता है? जो सेंट्रल सेल होती है यानी मध्य कोशिका जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या मिलता है? एक नर युग्मक जाकर के मिलता है, तब जाकर के भ्रूणपोष बनता है। और अब पूछा गया है कि ये कैसा होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, या त्रिगुणित होता है, या चतुर्गुणित होता है? तो सेंट्रल सेल जो होती है हमारी माध्य कोशिका जो होती है, उसकी जो आप बोलेंगे गुणिता क्या होगी? 2n की होगी। और जो नर युग्मक आकर के मिलेगा तो उसकी 1n इसकी क्या होगी? गुणिता होगी। जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा। और ये जाकर के क्या बन जाएंगे भैया? 3n बन जाएंगे, यानी इसकी जो गुणिता होगी वो क्या होगी? त्रिगुणित हो जाएगी। इसलिए सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर के प्रश्न क्रमांक 8 देखने वाले हैं, भ्रूण की निष्क्रिय अवस्था क्या होती है? अब जब बात की जाए निष्क्रिय अवस्था की, तो निष्क्रिय अवस्था हम क्या बोलते हैं भैया? प्रसुप्ता अवस्था, या प्रसुप्ति भी कहा जाता है। कई बार आपको ऑप्शन में प्रसुप्ति भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रसुप्ता अवस्था या प्रसुप्ति कोई भी आ जाए तो सही उत्तर क्या होगा? यही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है? फिर वही बात आ गई है। अभी मैंने कुछ प्रश्न के पहले समझाया था कि जो पराग कोश में एक ऐसी लेयर पाई जाती है, एक ऐसी परत पाई जाती है जो क्या करती है? विकासशील यानी विकसित होते हुए पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। और वो झिल्ली या वो परत क्या होगी? उस परत का नाम होगा भैया टेपिटम। यही वो अंग है, यही वो परत है जो विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। भ्रूण कोश के द्वितीय केंद्रक के साथ नर युग्मक का संलयन एक प्रक्रिया है। बात की जा रही है भ्रूण कोश की। अब यहां द्वितीय केंद्रक की। अब इस द्वितीय केंद्रक के साथ जब नर युग्मक का संलयन होता है तो क्या बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा। और ये भ्रूणपोष क्या होगा? भ्रूणपोष अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि इसकी जो गुणिता होती है वो त्रिगुणित होता है। और इस क्रिया को जब द्वितीय केंद्रक और नर युग्मक मिलेगा तो क्या बनता है भैया? ये जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? द्विनिषेचन की क्रिया कहलाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सेब का खाने योग्य भाग है। अब सेब से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक विशेष तरह का फल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं असत्य फल। इसीलिए पूछा गया है
कि सेब का कौन सा भाग है जो खाने योग्य है या जो हम नॉर्मली खाते हैं, तो वो होता है भैया आपका मांसल पुष्पक्रम। सेब का पुष्पक्रम खाने योग्य भाग होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर के देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहां पर आपको दिए गए रिक्त स्थान में एक शब्द लिख देना है और आपको पूरे पूरे मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, सेब रिक्त स्थान फल का उदाहरण है। अभी 1 सेकंड पहले पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि सेब क्या है भैया, सेब है आभासी फल। तो क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में, आभासी फल का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को क्या कहा जाता है। तो बिना निषेचन की जब बात आती है, जहां पर निषेचन नहीं होता है, ऐसे विकसित होने वाले को क्या कहा जाता है, पार्थिनो कार्पिक फल। ठीक है, और इस बिना निषेचन के विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ेंगे, भ्रूण में भ्रूणपोष का मुख्य कार्य क्या होता है। जब लिख दिया है प्रश्न में ही भ्रूणपोष यानी भ्रूण को पोषण देने वाला, तो इसका काम क्या होगा, एक ही काम होगा, भ्रूण को क्या होगा, इसका मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण करना। क्या होगा, भोजन का संग्रहण करना, जिससे भ्रूण को पोषण मिल पाए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहा जाता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बीज की बात की जा रही है और उसमें बोला गया है कि एक से अधिक भ्रूण अगर पाए जाए, तो एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को हम क्या बोलेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 5वां प्रश्न, पौधों में फल रिक्त स्थान से बनता है। किस चीज से बनता है भैया फल, फल बनता है पौधों के अंडाशय से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको उत्तर लिख देना है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद रख लेना इन प्रश्नों को, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर मैंने जो आप लोगों के लिए एकत्रित किए हैं। चलते हैं, कुछ और रिक्त स्थान जो बचे हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ेंगे, मक्के का एकल बीज पत्र रिक्त स्थान कहलाता है। पूछा गया है कि मक्के का एकल बीज पत्र, क्योंकि एक बीज पत्री पौधा है मक्का, तो यहां पर पूछा गया है कि एकल बीज पत्र है, क्या कहलाएगा। तो यहां पर लिख देंगे स्कूटेलम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर, परागकण की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है। पिछले ही प्रश्न में हमने पढ़ा है एक्सीन कहा जाता है। ठीक है, बाहरी झिल्ली क्या होगी, एक्सीन कहलाएगी। ठीक है, 8वां देखेंगे, गंध और मकरंद रिक्त स्थान परागण वाले फूलों का अनुकूलन है। अब जब बात की जाती है गंध की यानी सुगंध की, जिन फूलों से सुगंध आएगी, या मकरंद यानी जो मीठा वाला जो भाग है वो पुष्पों में पाया जाएगा, तो ऐसे पुष्प किन को आकर्षित करते हैं, वो करते हैं कीटों को आकर्षित, इसलिए कीट परागण के फूलों का अनुकूलन होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां पर हमने देख लिए है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सत्य एवं असत्य चुनिए। इसमें भी आपको सत्य या असत्य बता करके प्रश्न का उत्तर देना है और पूरे 1 मार्क आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोल रहा है, घास परिवार या पोएसी। अब पोएसी फैमिली यानी पोएसी जो परिवार या कुल है वो किन में आता है, मुख्यतः घास में आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको घास परिवार या पोएसी कुल के पौधे कह देते हैं। पोएसी में बीज पत्र को स्कूटेलम के रूप में जाना जाता है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सत्य है ये बात, क्योंकि जो पोएसी कुल के बीज पत्र वाले पौधे होते हैं वो क्या, उनके बीज पत्र माफ कीजिएगा, क्या कहलाते हैं, स्कूटेलम कहलाते हैं। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की, सभी अंडाशयों में केवल एक बीजांड पाया जाता है। अब क्या ये बात सही है, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक पौधे के अंडाशय में, हर एक फैमिली या कुल के पौधे के अंडाशय में केवल एक ही बीजांड पाया जाए।
बहुबीजांड भी पाए जा सकते हैं, एक से अधिक बीजांड भी पाए जा सकते हैं, इसलिए ये जो कथन है वो बिल्कुल क्या है, असत्य है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। संकरण में पुंकेसर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। यानी संकरण में पुंकेसर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपको संकरण करवाना है तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप पुंकेसर या स्त्री केसर को निकाल दें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, बात सत्य है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। पुष्प द्वारा पराग कणों को मकरंद और परागण पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। बात की जा रही है पुष्प द्वारा परागण को, यानी कौन से परागण, कीटों को क्या दिया जाता है, मकरंद और परागण पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तभी तो कीट जो होते हैं वो पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं। और ये बात किसके की जा रही है, ये बात की जा रही है कीट परागण की। यानी ये जो बात लिखी है बिल्कुल सत्य लिखी हुई है, और यह बात बिल्कुल सत्य है। तो आप क्या लिख दोगे, इसका उत्तर सत्य। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगले तरह के प्रश्नों की ओर, और अगले तरह के प्रश्न है एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब यहां पर लिख दिया जाता है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, पर कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनका एक वाक्य या एक लाइन में उत्तर लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, अगर एक शब्द लिखा हुआ है तो लकीर के फकीर नहीं बनना है। यानी कि अगर ये प्रश्न का उत्तर एक लाइन में जाएगा तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, मार्क नहीं कटेंगे। पर हाँ, चिंता करने की बात तब होगी जब आप इस प्रश्न का उत्तर कम से कम 4-5 लाइनों में लिख दोगे, तब आपका समय खराब होने की आशंका रहती है। इसलिए बिल्कुल एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों में एक शब्द या एक लाइन में उत्तर से ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और चलते हैं, एक एक करके उत्तर लिखेंगे। क्या है प्रश्न दिया हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड की गुणसूत्रता क्या होगी? तो क्या होगी भैया, हेप्लॉइड गुणसूत्रता होती है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। परागण की इंटाइन को कौन सा घटक तैयार करता है? अगर बात की जा रही है इंटाइन की, तो कौन सा घटक तैयार होगा? सेल्यूलोज से तैयार होगी ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बीज पर स्थित उस निशान का नाम बताइए जो बीजांड के जुड़ने का स्थान दर्शाता है। तो उस निशान की बात की जा रही है या उस जगह की बात की जा रही है जहां से बीजांड जुड़ता है या बीजांड के जुड़ने का स्थान होता है, और उस स्थान का नाम क्या है भैया? हाइलम। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, आवृत्तबीजी भ्रूणपोष की गुणसूत्रता क्या होती है? या गुणसूत्रता बतानी है हमको किसकी? भ्रूणपोष की, वो भी आवृत्ति बीजी पौधे की। तो क्या होगी भैया, 3n की गुणसूत्रता पाई जाएगी ना भ्रूणपोष की। अगर बात की जाए तो यहां पर जो माध्य कोशिका होती है उसकी गुणसूत्रता होती है 2n, और जो नर युग्मोद्भिद आता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 1n। तो जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाएगी इनकी गुणसूत्रता, 3n की या 3n की। बात करेंगे पांचवा प्रश्न, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये किसके भाग है? बात की जा रही है वर्तिकाग्र, वर्तिका, और यहां पर एक चीज दे दिया गया है अंडाशय। अब अंडाशय भैया किसमें पाया जाता है? अंडाशय तो पाया जाता है किसमें, मादा जनन तंत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, मादा जनन तंत्र। अब इसको हम स्त्री जनन तंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लिख देना, आपको मार्क मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और अगले प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ेंगे। भ्रूणीय अक्ष के चारों भागों के नाम लिखिए। अब भ्रूणीय अक्ष की बात की जा रही है जब भ्रूण में, माफ कीजिएगा, जब कोई बीज उत्पन्न होता है, पौधे में बदलता है, तब भ्रूणीय अक्ष के 4 भाग उत्पन्न होते हैं सर्वप्रथम। तो वो आपको बताने हैं कि इनके 4 भागों के नाम क्या है। अब लिखा तो गया था कि एक शब्द में उत्तर लिखिए, पर खुद ने ही पूछ लिए कि 4 भाग, तो 4 शब्द तो लिखने पड़ेंगे ना। तो चलो लिख लेते हैं कौन कौन से 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है प्रांकुर, फिर होता है आपका मूलांकुर,
फिर होता है आपका बीज पत्रोपरिक, और फिर होता है आपका बीज पत्रधार। तो यहां पर हो गए आपके चार नाम। प्रांकुर क्या होता है? जो ऊपर की ओर तने वाला भाग बनाएगा। मूलांकुर क्या होगा? जो मूल यानी जड़ का निर्माण करेगा। और बीज पत्रोपरिक और बीज पत्रधार भी इसके साथ साथ रहते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे और प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे। भ्रूण कोश में पराग नली के प्रवेश को सहायक बनाने में सहायक कोशिका कौन सा भाग मदद करता है? यानी पूछा गया है कि भ्रूण कोश में पराग नली के प्रवेश करवाने के लिए जहां से नर पराग कण आएगा, तो भ्रूण कोश के अंदर में जब पराग नली प्रवेश करती है तो उसको सहायक बनाने वाली कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? तो वो भाग होता है आपका फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म अंगक, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, अब बात करेंगे अंतिम प्रश्न की। किस प्रकार के परागण के लिए सघन पुष्पक्रम बाहर निकले हुए पुंकेसर पंखनुमा वर्तिकाग्र वाले पौधे अनुकूलित होते हैं? यहां पर बात क्या की जा रही है कि सघन पुष्पक्रम चाहिए सुंदर दिखने के लिए, बाहर निकले हुए पुंकेसर आकर्षित करने के लिए, और पंखनुमा वर्तिकाग्र जहां पर वो जीव आकर के बैठ जाए। यानी ये पूरी पूरी बात की जा रही है कीट परागन के अनुकूलन वाले पौधों के लिए। तो यहां पर हमने देख लिए क्या भैया? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलते हैं अब अगले चैप्टर यानी मानव प्रजनन की ओर, और यहां पर देख लेंगे वो सारे प्रश्न जो हमने अध्याय क्रमांक 1 में देखे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मानव प्रजनन की, और देख लेते हैं पहला सही विकल्प चुनिए वाला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्राव कहां से होता है या स्त्राव होता है? चार ऑप्शन दिए हैं, कार्पस लूटियम, ऑप्शन बी दिया है ग्रेपियन फॉलिकल, और ऑप्शन सी दिया हुआ गर्भाशय, और ऑप्शन डी दिया हुआ योनि। तो हमें पता है कि ग्रेपियन फॉलिकल से ही हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रसव के दौरान स्त्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो जब प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान रिलैक्स करने के लिए क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावण होता है आपके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3। सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? जैसे ही बच्चों के सामने ये सवाल आ जाए सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाएगी, तो सीधे सीधे मानव जनन तंत्र की ओर आ जाना। और मानव जनन तंत्र के भी कहां पर आ जाएंगे? मानव जनन तंत्र के अंडकोश में ये सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक 4, ब्लास्टोपोर किसमें बनता है? अब यहां प्रश्न पूछा गया है कि ब्लास्टोपोर जो आपका एक तरह का अंगक या एक तरह का निर्माण होता है वो कहां बनता है? वो बनता है आपके गैस्ट्रूला में। कहां बन रहा है बेटा? गैस्ट्रूला में बन रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, मानव वीर्य में दो चीजें जो अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जैसे ही मानव वीर्य की बात आ जाए तो आपको समझ जाना है कि उसमें एक तरह की शर्करा पाई जाती है, और वो भी बहुतायत में शर्करा पाई जाती है, और उसका नाम होता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो अब चारों ऑप्शन में देख लो फ्रक्टोज कहां दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, फ्रक्टोज और कैल्शियम। तो बेटा भरपूर मात्रा में फ्रक्टोज के साथ में कैल्शियम भी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ेंगे। कौन सा हार्मोन शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करता है? बात की जा रही है शुक्राणु के निर्माण की। तो हमने क्या पढ़ा है? FSH क्या है भैया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां पर होता है, जो शुक्राणु निर्माण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 7 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? शुक्राणु परिपक्व होते हैं कहां पर? यह बताना है।
तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वैसे तो अंडकोश में बनते हैं, पर ये कहीं पर जाकर के रुकते हैं और वहां पर मिच्योर होते हैं, यानी परिपक्व होते हैं। और उस जगह का, उस स्थान का नाम क्या होता है भैया? एपिडिडिमिस। ठीक है, कहां पे होते हैं ये? एपिडिडिमिस में क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी कड़ी में। प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है, सेमिनिफेरियस जो नलिकाएं है वो पाई जाती है, कहां पर पाई जा रही है? सेमिनिफेरियस नलिकाएं वो पाया जाता है आपके ऑप्शन ए वृषण में, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो नर जनन तंत्र होता है वृषण, उसमें सेमिनिफेरियस नलिकाएं पाई जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? अब यहां पर बोला गया है इन चारों में से कौन सी ऐसी है जो पुरुष सहायक ग्रंथि, या इसको हम बोल सकते हैं नर जनन तंत्र की ग्रंथि। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? तो वीर्य पुटिका, जहां पर वीर्य आना जाना करता है। ठीक है, उसके बाद पौरुष ग्रंथि, ये भी नर प्रजनन तंत्र की ही एक ग्रंथि है। और उसके बाद बल्बोरेथ्रल ग्रंथियां जो है वो भी आपके वृषण में ही पाई जाती है। इसीलिए बचा हुआ ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी जो तुम्बिका है ये पाई जाती है अंडाशय में, जहां पर क्या होता है? मादा जनन तंत्र होता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 बोला गया है, शुक्राणु के एक्रोसोम में क्या शामिल होता है? तो जब बात की जाती है शुक्राणु के एक्रोसोम की, तो उसमें पाया जाता है भैया एंजाइम, जो क्या काम करता है? जो अंडाणु की बाहरी परत को गला करके शुक्राणु को अंदर भेजने का कार्य करता है, और ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 11, मासिक धर्म प्रवाह निम्न की कमी के कारण होता है। बात की जा रही है मासिक धर्म प्रवाह की, तो यहां पर पूछा गया है किसकी कमी के कारण होगा? तो 4 आपको हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वेसोप्रेसिन, ऑप्शन सी दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन, और ऑप्शन डी दिया गया है एफएसएच। ठीक है, तो यहां पर मासिक धर्म की अगर बात की जाए, वो किसकी कमी से होगा? वो होगा आपके प्रोजेस्टेरॉन की कमी से। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले तरह के प्रश्न हम यहां पर देखने वाले हैं, रिक्त स्थान भरिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलेंगे और देखेंगे एक एक प्रश्न को। हमको क्या लिखना होता है यहाँ पर? रिक्त स्थान की जगह वो सही शब्द लिखना होता है जिससे वाक्य पूरा हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, मानवों में निषेचन रिक्त स्थान में होता है। कहां होता है भैया मानवों में निषेचन? फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, मानवों में अंडकोश रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। अंडकोश कहां पाए जाते हैं? शरीर के बाहर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लिंग के निचले भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल परत को क्या कहा जाता है, या रिक्त स्थान कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया? इसको कहा जाता है गर्भकला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरुष सेक्स हार्मोन जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण अंडकोश में रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है, या रिक्त स्थान द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है भैया? गोनाड के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, मानव महिला में निषेचन और प्रत्यारोपण। अब ये कैसा है? विचित्र टाइप का रिक्त स्थान है जहां पर दो आपको शब्द भरने हैं। पहला लिखा गया है मानव महिला में निषेचन कहां होगा? तो निषेचन होगा कहां भैया? आपकी फेलोपियन ट्यूब में। और फिर प्रत्यारोपण कहां होगा? गर्भाशय में। तो इस प्रकार आपको दो उत्तर लिखने हैं। चलिए
अब चलेंगे आगे और देखेंगे अगले तरह के प्रश्न, जो है आपके एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न। बात करेंगे एक एक प्रश्नों की और उसके उत्तर उनके सामने हम लिखते हुए जाएंगे। क्या है पहला प्रश्न? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फिर वही प्रश्न आ गया, कहाँ होता है भैया? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अंडोत्पत्ति के दौरान अंडाणु के निर्माण में कितनी पोलर बॉडी बनती है? तो हमने क्या पढ़ा है? 3 पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है भैया? 3 लिख देना तो भी काम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गैस्ट्रोला की 3 परतों के नाम बताइए। आप 3 परतों के नाम लिखने हैं। क्या होते हैं इसके 3 परतों के नाम? पहली होती है एक्टोडर्म, फिर होती है मेसोडर्म, फिर होती है एंडोडर्म। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्राणु निर्माण का उदाहरण क्या है, या शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो क्या होता है भैया शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? शुक्राणु जनन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मानव पुरुषों में LH को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अब ये LH क्या है भैया? LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? हम इसको लिखते हैं शॉर्टकट में ICSH। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगला प्रश्न, ग्राफियन फॉलिक्यूल से अंडाणु के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ये बहुत ज्यादा कठिन तरीके से लिखा गया है, जबकि इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं भैया? अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, क्यों कहेंगे अंडोत्सर्ग? क्योंकि अंडे का या अंडाणु का उत्सर्जन हो रहा है कहां से? ग्राफियन फॉलिक्यूल से। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया कि एक शब्द में कैसे उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अब देख लेंगे अगला चैप्टर, और अगले चैप्टर के वो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एक अंकीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बहुत जल्दी शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ने से। और पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण विधि है? अब जन्म नियंत्रण की विधि बताया, माफ कीजिएगा, पूछा गया है। तो क्या है भैया? IUD जो है, यानी इंट्रा यूटेरियन डिवाइस है इसका नाम, जिससे क्या होता है? जन्म नियंत्रण की ये एक तरह की विधि है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एमनियोसेंटेसिस द्वारा पहचाना जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस ऐसी विधि होती है जो गर्भावस्था वाली जो महिला होती है उसके अंदर से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है, और वो किस लिए निकाला जाता है? भ्रूण के अनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निकाला जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सहेली एक है। क्या है भैया? सहेली क्या है? एक सहेली है एक मौखिक गर्भ निरोधक ऐसी गोली, ऐसी गर्भ निरोधक गोली जो मुख द्वारा सीधे ली जाती है, इसलिए क्या बोला जाता है? इनको मौखिक गर्भ निरोधक गोली कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पुरुषों के लिए स्थायी गर्भ निरोधक विधि क्या है? यानी पुरुषों की स्थायी गर्भ निरोधकता को बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसे हम सामान्य भाषा में पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बायोलॉजिकली भाषा में देखें तो इसे क्या कहा जाता है भैया? वेसेक्टोमी कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? वेसेक्टोमी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बहुत ही जल्दी, मानव महिला में फेलोपियन ट्यूब को हटाना क्या कहलाता है? जैसे ही फेलोपियन ट्यूब हटाने की या महिला नसबंदी की बात आए, तो जहां ट्यूब हटाई जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? बड़े शहरों में, माफ कीजिएगा यहाँ पर बड़े शहरों में होना चाहिए, तो बड़े शहरों में जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण हो सकता है? तो बड़े शहरों में शिक्षा के अवसर भी बहुत अच्छे प्राप्त हो जाते हैं, जिससे लोग शिक्षित होते हैं
और उसके बाद उपलब्ध सुविधाएं जो होती है, चिकित्सा सुविधाएं बोल दो या पालने के लिए अच्छे चीजें बोल दो, ये सारी सुविधाएं मिल जाती है। आय के स्रोत भी बड़े शहरों में काफी अच्छे होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, बड़े शहरों में जनसंख्या का विस्फोट होता है। और जब ये तीनों उत्तर सही है तो चौथा उत्तर जो है उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व अधिक है, कहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है? हमें बहुत 4 कंट्रीज के नाम दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन चारों में से जनसंख्या घनत्व किस कंट्री का अत्यधिक है। तो ए ऑप्शन दिया गया है यूएसए, ऑप्शन बी दिया गया है भारत, ऑप्शन सी दिया गया है चीन और ऑप्शन डी दिया गया है जापान। तो बेटा जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूएसए जो है उसका जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, क्योंकि कम क्षेत्रफल में अत्यधिक जनसंख्या जब रहने लगती है या कम क्षेत्रफल में अत्यधिक लोग रहने लगते हैं तब उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृत्यु दर और जन्म दर का प्रतिशत का अनुपात क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला गया है मृत्यु दर का प्रतिशत अनुपात क्या होगा? जन्म दर का प्रतिशत क्या कहलाएगा भैया? ये कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक इंडेक्स या जैविक इंडेक्स। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर होगा ऑर्गेनिक इंडेक्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से भारत में जनसंख्या समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? तो बात करेंगे आपके दिए गए ऑप्शन को और एक एक करके इनको हटाते जाएंगे, जो सही होगा उसको सही उत्तर करेंगे। क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ये काफी हद तक ठीक है, पर उस समय क्या होगा जब अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाएगी और प्राकृतिक संसाधन कम हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे चिकित्सा सुविधाओं का विकास। ठीक तो है, पर इतनी जनसंख्याओं को चिकित्सा सुविधाएं कैसे दी जाए? ठीक है। जन्म दर में कमी, अब जन्म दर में कमी ये किया जा सकता है क्योंकि सरकार भी प्रमोट करती है कि बच्चे 2 ही अच्छे, या फिर सरकार ये प्रमोट करती है हम 2 हमारे 2, इस तरह की जो टैगलाइंस है उसके द्वारा बताया जाता है कि जन्म दर में कमी लाई जाए, जिसके कारण क्या हो सकता है जनसंख्या की समस्या को निवारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? जब बच्चा अविकसित अंडाणु से उत्पन्न हो, बिल्कुल गलत। टेस्ट ट्यूब में विकसित हो, कई बच्चे इसको सही लगाएंगे, पर यह गलत ऑप्शन है। ऊतक संवर्धन द्वारा विकसित हो, बिल्कुल गलत है। अब प्रश्न ऑप्शन क्रमांक 4 पढ़ेंगे। शरीर के बाहर अंडाणु का निषेचन किया जाएगा टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद में निषेचित करके उसको गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। यही सही उत्तर हो जाता है। टेस्ट ट्यूब में विकसित होना टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता नहीं है। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? और प्रश्न आ चुके हैं, रिक्त स्थान भरिए। एक एक प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों में सही उत्तर भर करके वाक्य को पूरा करना है और आपको मार्क मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोल रहा है? परिवार नियोजन कार्यक्रम अब रिक्त स्थान नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। एमनियोसेंटेसिस का अक्सर रिक्त स्थान का पता लगाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है? लिंग का पता लगाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रिक्त स्थान जो भारत में विकसित की गई है, एक गैर स्टेरॉइडल तैयारी है या एक गैर स्टेरॉइडल क्या है? गोली है। तो कौन सी है जो भारत में गैर स्टेरॉइडल है? क्या है उसका नाम? सहेली, जो एक
मौखिक गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, रिक्त स्थान आयन जो आईयूडी से गर्भाशय में रिलीज होते हैं या निकलते हैं, शुक्राणुओं की गति और निषेचन की क्षमता को कम करते हैं, वो कौन से आयन होते हैं? वो कॉपर के आयन होते हैं। ठीक है, काय के होते हैं? कॉपर के आयन होते हैं। तो यहाँ इस तरह से आपको उत्तर लिख देना है और आपको मार्क मिल जाएंगे। अब बात करेंगे 5वें प्रश्न की, जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन हम क्या बोलते हैं इसको? डेमोग्राफी। प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं, किसी भी जनसंख्या में सदस्य का प्रवेश और निकासी को क्या कहा जाता है? जब किसी जनसंख्या में कोई एक सदस्य प्रवेश करता है या निकासी होता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है? वास्ट डिफेंस के खंडों के सिरों को काटना और बांधना रिक्त स्थान कहा जाता है। जब बात की जाती है वास्ट डिफेंस की तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पुरुष नसबंदी की बात की जा रही है, तो इसको या तो हम पुरुष नसबंदी कह सकते हैं या इसको हम क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। ठीक है, उसके अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया गया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक का नाम याद रख लेना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका सत्य असत्य चुनिए, तो आपको सत्य या असत्य चुन करके बता देना है और आपको मार्क मिल जाएंगे। पहला है, पुरुष के लिए नसबंदी सर्जरी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, पर हमने तो सुना था कि पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है और ट्यूबेक्टोमी किसको कहा जाता है? महिला नसबंदी को, इसीलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, अगला देखेंगे, सभी यौन संचारित रोग इलाज योग्य नहीं होते। क्या ये बात पूरी तरीके से सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक दो ऐसे भी रोग है जो यौन संचारित है पर उनका इलाज संभव है यदि सही समय पर उनका पता लग जाए। उस तरह के रोग कौन से होते हैं? यौन संचारित, एक नाम बता दूंगा आपको, गोनोरिया ऐसा रोग है जिसका इलाज संभव होता है, इसलिए ये बात भी क्या है? असत्य है। ठीक है, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सिफिलिस एड्स इत्यादि जो है वो क्या है? यौन संचारित रोग है। चौथा देखेंगे, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप रासायनिक गर्भ निरोधक है, पर क्या ये सही बात है? ये तो ऐसे गर्भ निरोधक है जिनका उपयोग बाहरी तौर पर किया जाता है, तो ये क्या है? ये रासायनिक गर्भ निरोधक नहीं है, तो ये क्या हुआ? कथन असत्य हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 5वां, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत कुछ दुष्प्रभाव यहाँ पर देखे गए हैं, पर बहुत कम देखे गए हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, भारतीय सरकार ने 1971 में एमटीपी यानी गर्भपात, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, तो उसको वैध कर दिया है। तो बिल्कुल वैध कर दिया है। 1971 में वैध करना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि कई बार जो बलात्कार पीड़ित महिलाएं होती है या अन्य ऐसी महिलाएं जिनको एमटीपी करवाना या गर्भपात करवाना बहुत अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनकी जान पर खतरा हो जाता है, इसलिए सरकार द्वारा इस कार्य को वैध कर दिया गया, इसलिए यह क्या है भैया? सत्य है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7वां प्रश्न, केवल महिलाएं ही दंपति के बच्चा न होने के लिए जिम्मेदार है, पर क्या यह सही बात है? क्योंकि लिंग का निर्धारण तो पुरुष गुणसूत्र के द्वारा ही होता है, इसलिए ये बात बिल्कुल असत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे हम अगले नए तरह के प्रश्न, जो है आपके एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब एक शब्द में उत्तर दीजिए का मतलब क्या है? मैं इस पूरे लेक्चर के दौरान बता रहा हूं कि बार बार ये ना समझे कि केवल एक ही शब्द में उत्तर लिखना है, जहां आवश्यक हो एक लाइन भी आप लिख सकते हैं। यौन संपर्क द्वारा संचारित एक रोग का नाम बताइए। अब इसको प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है,
इसमें सीधा सीधा पूछा है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम बताना है, तो बहुत आम रोग है एड्स, जिसको बार बार सुना गया है, जो यौन संचारित है। आप सिफिलिस लिख सकते हैं, आप गोनोरिया लिख सकते हैं, आप कोई भी यौन संचारित रोग का नाम लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे जिफ्ट, ZIFT का पूरा नाम बताइए। तो जिफ्ट का पूरा नाम क्या है भैया? जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अगला देखेंगे, वह विधि जिसमें पुरुष के शुक्राणु नलिका को काटना और बांधा जाता है, उसका नाम बताइए। जब पुरुष शुक्राणु नलिका की बात आ जाती है, यानी काटने और बांधने की बात आ जाती है, तो इसको पुरुष नसबंदी हम कह देते हैं। किंतु इसे हम क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। तो आप अगर वेसेक्टोमी लिखेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा और मार्क पूरे मिलने की संभावनाएं बन जाएगी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको हम जनसांख्यिकी भी कह देते हैं, पर इसके लिए सही शब्द हमारी बुक में लिखा गया है डेमोग्राफी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह तकनीक जिसका उपयोग एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करने के लिए किया जाता है और लिंग विकारों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, उसका नाम बताइए। जहां एमनियोटिक द्रव की बात आती है तो उस तकनीक को क्या कहा जाता है? एमनियोसेंटेसिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, वह तकनीक जिसका उपयोग एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, उसका नाम लिखिए। तो उसे बोला जाता है एलिसा टेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन का वह चरण जिसे यौवन कहा जाता है, उसका नाम बताइए। तो यौवन किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। तो लिख देना है किशोरावस्था या किशोर अवस्था, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, HIV द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम बताइए। HIV का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इस वायरस के द्वारा एक बीमारी होती है जो यौन संचारित बीमारी है, उसका नाम क्या है? एड्स, AIDS, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण का फेलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपण किया जाता है, उसका नाम बताइए। बात क्या की जा रही है कि भ्रूण को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाना। भ्रूण को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, यानी भ्रूण क्या होता है? जाइगोट। फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना यानी इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहां बात की किसकी की जा रही है? यहां बात की जा रही है जिफ्ट टेक्निक की, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब हमने देख लिए है पूरे प्रश्न। चलिए तो अब हमने देख लिए प्रश्न, अब हम देखेंगे अगले चैप्टर के प्रश्न, जो है हमारा अगला चैप्टर, और उसके भी हम क्या देखने वाले हैं? सही विकल्प चुनिए, रिक्त स्थान, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लिया क्या? आधा ही था? अरे अरिविहान आपको हाफ ईयरली की आधी तैयारी थोड़ी कराएगा, हम कराएंगे आपको हाफ ईयरली की पूरी तैयारी, जो कि मिलेगी आपको अरिविहान एप्लीकेशन पर। वहां पर नोट्स, टाइम टेबल, प्रैक्टिस टेस्ट तो मिलेगा ही, मैथ्स की फॉर्मूला शीट, केमिकल के रिएक्शन बुकलेट और बायोलॉजी के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके हमने बनाया है हाफ ईयरली का बेस्ट कोर्स, जो आपको मिलेगा 100% फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरिविहान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हाफ ईयरली की तैयारी में लग जाइए।